गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है प्रणय, ठीक है। आज यार थोड़ा सा लाइट का इशू है, तो क्या है यहाँ पर मेरे पास सुबह से मेरे स्टूडियो में लाइट नहीं है आज, तो इन्वर्टर से चल रही है चीजें, तो अभी इन्वर्टर की भी बैटरी थोड़ी डाउन है, तो थोड़ा कम लाइट में पढ़ना पड़ेगा। ऑल्दो दिखेगा सब कुछ आपको, देखने में कोई इशू नहीं है, बस मैं थोड़ा कम दिखूंगा आपको, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत इशू आएगा। हाँ, बट लाइटिंग आज थोड़ी सी कम रखा हुआ है मैंने। क्लास ना लेने से अच्छा थोड़ी कम लाइटिंग में ले ले तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, इन्वर्टर की बैटरी थोड़ी बची हुई है, तो चल जाएगा अभी 1-1.5 घंटा। चलो, तो हम पढ़ रहे थे बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दिस इज द लेक्चर नंबर 9 ऑफ अवर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आई होप आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक लेक्चर जो मैंने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रखी थी वो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हम कर क्या रहते हैं इसमें। ठीक है, हम करते क्या है ये समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रांसफर कर देते हैं, कैसे पेयर करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आज आगे स्ट्रेच करेंगे और फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शुरू कर देंगे आज ही। ठीक है, तो चलिए। सो कुछ एक्सेप्शंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करके एक पॉइंट लिखेंगे। एक्सेप्शंस ऑफ वीबीटी, राइट डाउन। एक्सेप्शंस ऑफ वीबीटी। सो व्हाट आर द एक्सेप्शंस, देखते हैं। देखो, मैंने आपको ये बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे तो वीक फील्ड लाइगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स मैंने आपको बताया था, जनरल ऑर्डर भी बता दिया था कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ये वीक फील्ड लाइगेंड है। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जहां पर थोड़े एक्सेप्शंस आते हैं। इन एक्सेप्शंस को आपको याद रखना पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज जनरली अमोनिया एक्ट्स एज एसएफएल। अमोनिया एसएफएल की तरह काम करता है, बट फॉर करमन फेको, करमन फेको के साथ, और सभी के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात हो रही है। कार्बन फेको के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ ये WFL के तरह एक्ट करेगा। इट एक्ट्स एज WFL। रिमेंबर, पहला पॉइंट। अब देखो, कौन SFL है, कौन और कौन WFL है, आपको अगर ये पता है तो आप बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर लोगे, है ना। क्योंकि मेन खेल तो इसी का है। अब आपको पता है कि SFL है तो क्या करना होता है, WFL है तो क्या करना होता है, ये पता है तो कोई बड़ी बात है नहीं। फिर सेकेंड पॉइंट लिखें, जनरली ओ डोनर्स, जो ओ डोनर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ओ डोनर्स आर जनरली WFL। ठीक है, आर WFL, but acts as SFL for कोबाल्ट और कॉपर, कोबाल्ट +3 एंड कॉपर +2। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है दोनों के, कोबाल्ट और कॉपर दोनों के हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। कोबाल्ट का +3, कॉपर का +2। मतलब अगर मेरे को बताना होगा COH2O6 एक्वा कॉम्प्लेक्स, एक्वा कॉम्प्लेक्स, तो यहां पर जो अपना H2O है, ये H2O कैसे एक्ट करेगा, H2O एक्ट करेगा एज अ SFL, ये SFL की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, आपको पता है कोबाल्ट इज 27 एंड +3,
+3 का मतलब हो जाएगा 4s0 3d6। तो यहां पर ये कुछ 3d6 इस तरह से रहेगा 1 2 3 4 5 6 and then 1 2 3 4 sp3 like this. So this is D2sp3 hybridized complex and inner orbital as well as spin भी defined है यहाँ पर। तो low spin complex, low spin sorry yes low spin complex। I don't think इसमें कोई डाउट होगा आपको, ठीक है, क्लियर है ये बात। ये सभी कॉम्प्लेक्स एक बार रिपीट करेंगे अब थोड़ा सा जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, all ligands are SFL for 4D and 5D के +4 आयंस के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4D और 5D सीरीज के अगर +4 आयंस हैं तो इनके साथ कोई भी लाइगेंड हो, इवन क्लोराइड भी हो, वो एसएफएल की तरह वर्क करता है। अभी फिलहाल एक्सेप्शन की तरह याद रखिएगा बस इन पॉइंट्स को। थोड़ा बहुत क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम इसके लॉजिक को देखेंगे, एक्सेप्शन की तरह याद रखिएगा, ठीक है। लाइक प्लैटिनम के साथ अगर मैं प्लैटिनम के +4 के साथ क्लोरो कॉम्प्लेक्स बनाऊं PtCl6 होल 2-, अगर मैं ऐसा बनाऊं तो यहां पर, हाँ जीत गई ऑस्ट्रेलिया, यहां पर प्लैटिनम +4 है तो एसएफएल की तरह वर्क करेगा, ठीक है, एसएफएल की तरह वर्क करेगा। भले क्लोराइड एक वीक फील्ड लाइगेंड होता है, ये लो प्रीवियस में, ये लो नेक्स्ट, तो यहां पर ये क्लोराइड एसएफएल की तरह काम करेगा। चौथा पॉइंट एक और बता रहा हूं, देखो अगर कोई हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, अब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब जहां पर एक से ज्यादा तरह के लाइगेंड होते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो अगर देखो WFL और SFL जिसके नंबर्स ज्यादा होंगे उसी को हमको उसी के इफेक्ट को कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है, जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसी के इफेक्ट को कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन मान लो मैं ऐसा कंडीशन बता रहा हूं, ये अगर इक्वल है, मतलब समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं, अगर 3 SFLs हैं और 3 WFLs हैं तो आप किसका इफेक्ट कंसिडर करोगे? SFL का करना, ठीक है। इफ नंबर ऑफ SFL is equal to or greater than WFL, consider the effect of SFL, effect of SFL। ये थोड़ी सी लॉजिकल सी बात है, ठीक है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट there are few cases where this rule does not holds true because it will be full of exceptions। क्योंकि आपको मैंने बताया था वो जो चीज थी वो काफी जुगाड़ू है, तो देयर विल बी सम एक्सेप्शंस फॉर श्योर। एक्सेप्ट कोबाल्ट का ये +3 कॉम्प्लेक्स है F3, और इसी का क्लोरो कॉम्प्लेक्स भी CO, ये अलग कॉम्प्लेक्स है, ये अलग कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों में जो हमारा ये रूल है ना, ये थोड़ा सा फॉलो नहीं होता। लेकिन अच्छी बात ये है कि जितने भी आपके जेई रेलेवेंट एक्सेप्शंस है ना, वो आपको इन 4 पॉइंट्स में मैंने लिखवा दी है, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो यहां पर आप अगर देखें तो कोबाल्ट जो है +3 में, तो कोबाल्ट +3 के लिए ये SFL होगा,
और फ्लोराइड तो WFL ही होगा। फिर कोबाल्ट +3 है, वाटर अगेन SFL हो जाएगा, बट ये तो तुम्हारा WFL ही रहेगा। यहां पर दोनों ही बराबर है, SFL इज इक्वल टू WFL। नॉर्मली क्या करते हैं, वी कंसिडर द इफेक्ट ऑफ SFL, बट हियर यू हैव टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ WF। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये बोलना चाह रहा हूं, हियर यू हैव टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ WF। सो दीज आर द एक्सेप्शंस। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और इसको एक क्वेश्चन आपका ये होमवर्क रहेगा, अपन इसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो अभी करेंगे तो पूरी क्लास उसी में चली जाएगी। आप कर लीजिएगा, मैं आंसर बता दूंगा, और कहीं डाउट होगा तो वो भी बता दूंगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, चल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संपूर्ण वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इस क्वेश्चन में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर एक मैच द कॉलम है, मैट्रिक्स मैच। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से लिख लेना, अभी 2 मिनट लगेगा, लिख लो। मैच करना है, मैट्रिक्स मैच। MCl6 -X, MH2O6 +X, MC2O4 whole thrice -X, MNH3 whole 6 +X, MEN whole thrice +X, MCN whole 6 -X। ये हो गए, और यहां पर है इफ M इज इक्वल्स टू, इधर कुछ ऑप्शन है P Q R S T U, फेरस, आउटर ऑर्बिटल, क्रोमियम +3, इनर ऑर्बिटल, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पेरिकायन, पैरामैग्नेटिक, कोबाल्ट +3, डायमैग्नेटिक, PT +4, लो स्पिन, MN +2, हाई स्पिन। ये ठीक है। अब आपको बेटा इसको मैट्रिक्स मैच करनी है। ठीक है, आप आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, और आपको मैट्रिक्स मैच करना है, और कुछ देने की जरूरत तो है नहीं। M की जगह, मतलब ये कितने क्वेश्चन हो गए इसमें, इसकी जगह एक बार ये रख के देखना है, फिर ये रख के देखना है, ये रख के देखना है, तो ये हो गया 6 एंड 6, टोटल ये 36 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, सो दिस इज 36 क्वेश्चंस है। तो ये 36 कॉम्प्लेक्सेस है, उनका नेचर आप चेक कर लीजिएगा और मैट्रिक्स मैच कर लीजिए। तो मैं बढ़ता हूं अब आगे, और अब आगे है मेरे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थोड़ी स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बात करते हैं उसकी। मजा आएगा आपको ये थ्योरी पढ़ने में, काफी अच्छी थ्योरी है, काफी लॉजिकल सी भी लगेगी आपको, अब अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि सर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक्स तो बता दो,
चलो ड्रॉबैक बता देते हैं पहले आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की इतना पहले नोट कर लो क्वेश्चन। सर वो थर्ड कॉलम है ना, थर्ड कॉलम, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, थर्ड कुछ मिसिंग है क्या? कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। कौन सा थर्ड कॉलम बेटा? कौन सा थर्ड कॉलम? क्लियर तो है शायद, चलो ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पहले इसके ड्रॉबैक्स मैं बता देता हूं आपको, क्या क्या ड्रॉबैक्स है। पहला ड्रॉबैक तो सीधा सीधा यही है कि स्ट्रेंथ ऑफ आउटर इनर लिखा है वहां, नहीं ये इसी के साथ है बेटा, Fe2 प्लस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्या इसके साथ, ऐसे चेक करना है। मतलब FeCl6 होल, अब यहां पर ये फेरस है तो ये -x की जगह आप समझ रहे हो क्या होगा, -4 होगा वहां पर। फिर इस कॉम्प्लेक्स के लिए आपको चेक करना है कि क्या ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ऐसे चेक करना। फिर क्रोमियम डाल के चेक करना है क्या ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो ड्रॉबैक्स तो पहला यही है बेटा, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड्स अननोन थे। अब बताओ इससे बड़ा कोई ड्रॉबैक आएगा क्या? इससे बड़ा कोई ड्रॉबैक आएगा क्या? इससे बड़ा कोई ड्रॉबैक नहीं है, इससे बड़ा कोई ड्रॉबैक नहीं है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये, स्ट्रेंथ ही नहीं पता लाइगेंड्स का, कौन SFL है कौन WFL है। ये तो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मदद से बता रहे हैं ना कि ये SFL है ये WFL है, यहां कुछ नहीं पता, ठीक है। दूसरी बात ये बताना चाहता हूं आपको, देखो कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि यहां पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में भी डाउट है, ऐसा बताते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में डाउट है। फॉर एग्जाम्पल मानो कहीं पर ऐसा कॉम्प्लेक्स है, देखो इसको भी लोग ड्रॉबैक बताते हैं, मैंने देखा है कुछ लोगों को इस तरह से बताते हुए कि यहां पर मान लो ये D1 ऐसा कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और मान लो D1 कॉम्प्लेक्स है, D1 है या D2 है मान लो, चलो तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि देखो हाइब्रिडाइजेशन में तो लोअर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन में लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करने चाहिए, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन में यहां पर कौन आना चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए D3sp2, ऐसा कुछ आना चाहिए D3sp2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए D3sp2 आना चाहिए अगर D2 का कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कॉम्प्लेक्स है तो। बट मेरे हिसाब से कोई ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने शुरू में ही स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई देखो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस लाइक D2sp3 and sp3d2, for coordination number 6 there are certain types of hybridization, so I don't think that this is the drawback, okay, because उन्होंने पहले से सर्टिफाई किया हुआ है कि भाई देखो these are the kinds of hybridizations possible, so why you are taking D3sp2, consider the theory of hybridization because that theory was also given by the same person, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसने दिया, ठीक है। तो ये कोई ड्रॉबैक नहीं है, पहला ड्रॉबैक यही है कि लाइगेंड का स्ट्रेंथ नहीं पता। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में यहां कोई आइडिया नहीं समझ आ रहा, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ये दो अच्छे ड्रॉबैक है, आप इसी को कंसिडर करिए, ठीक है। कलर, कॉम्प्लेक्सेस में कलर क्यों है, तो उसके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बिना कलर कहां होगा। बट देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बिल्कुल कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाली बात ही नहीं है,
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाली बात ही नहीं है, कोई कहाँ कहाँ एक्साइटेशन हो रहा है, कहीं नहीं बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स। ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक तो सबसे बड़ा है यार, लाइगेंड का स्ट्रेंथ ही नहीं पता, कब पेयर कराना है कब नहीं कराना पता ही नहीं, तो क्या करोगे फिर, है ना। तो ये ड्रॉबैक है। आगे बढ़ता हूं मैं सीधे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तरफ। सो लेट अस स्टार्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसके थोड़े से पोस्टुलेट्स लिखो पहले, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा शुरू में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते वक्त। तो यहां क्या बोला जाता है, यहां ये बोला जाता है कि ऑल फाइव, देखो ऐसे बताता हूं मैं, दिस थ्योरी, पहले पोस्टुलेट लिखोगे थोड़ा, कंसिडर्स interaction between ligands and central metal ion to be purely ionic। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, इस थ्योरी में भी बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, मैं आपके सामने बताऊंगा भी कि हाँ देखो ये गलती है इसमें। कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं कि एकदम शुद्ध है बिल्कुल, जो एकदम 100% सही है, एकदम लॉजिकल, ऐसा नहीं है, इसमें भी गलतियां हैं, काफी गलतियां हैं, बट हमें उसको इग्नोर करना होगा, क्योंकि उन गलतियों के होने के बावजूद ये थ्योरी बहुत सारी चीजों को समझा पाता है। तो हमें तो ठीक है, पसंद है, मंजूर है हमें, ठीक है, ऐसी चीजें केमिस्ट्री में मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या मान रहा है कि जो भी इंटरेक्शन है वो आयनिक है। ये क्या बात हुई सर, अभी तक जो भी हमने 8 लेक्चर्स में पढ़ा सब कुछ झूठा साबित कर दिया आपने। ये पहली लाइन ने ही सब कुछ झूठा साबित कर दिया। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि कोवेलेंट बॉन्ड्स है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, और बाइटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वगैरह वगैरह, क्या क्या नहीं पढ़ा हमने, और अब आप कह रहे हो ये तो प्योरली आयनिक है। ठीक है, ऐसे ही सोचो, अभी फिलहाल कंफ्यूज ज्यादा मत होना, जहां पर आपको कोवेलेंट की तरह सोचना था आप वैसे ही सोचो। यहां पे आयनिक क्यों माना जा रहा है वो आगे के कुछ पॉइंट से समझ में आ जाएगा। जैसे लाइट को पढ़ते हो ना, जहां पर आप पार्टिकल से समझना होता है पार्टिकल से समझ लेते हो, जहां पर वेव से समझना होता है वेव से समझ लेते हो, कुछ वैसा ही करो यहां भी, ठीक है, कुछ वैसा ही करो। सेकेंड पॉइंट, generally all 5 d orbitals are degenerate। degenerate होते हैं पांचों d orbitals, but when they come in electric field of ligands, their degeneracy is broken, their degeneracy is broken। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं तो उनकी डीजेनरेसी टूट जाती है। कैसे टूटती है? डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन थ्रू विच ligands are approaching, ligands किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं उसके हिसाब से उनकी डीजेनरेसी टूटती है। अब वो कैसे टूटती है, क्या टूटती है, वो तो आगे की बात है, अभी पहले पोस्टुलेट लिखो। तीसरा पॉइंट है कि लाइगेंड्स को कंसिडर किया गया है, लाइगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट नेगेटिव चार्जेस, कंसिडर्ड एज पॉइंट नेगेटिव चार्जेस। और ऑर्बिटल्स जो है उनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है,
तो ऑर्बिटल्स में भी नेगेटिव चार्ज है और लाइगेंड्स में भी नेगेटिव चार्ज है। लाइगेंड्स को माना ही जा रहा है पॉइंट नेगेटिव चार्जेस। और क्या बोला जा रहा है कि नॉर्मली डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होते हैं, सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है नॉर्मली, बट जब वो डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं तो उनकी डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं तो उनकी डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है। और वो डीजेनरेसी कैसे ब्रेक होगी ये डिपेंड करता है कि लाइगेंड किधर से अप्रोच कर रहा है। तो अब ये डीजेनरेसी तोड़ने वाली जो चीज है ना, इसके लिए हमको डी ऑर्बिटल्स के डायरेक्शनल नेचर वगैरह को समझना होगा। तो बड़े ध्यान से सुनना, अब जो बातें करेंगे हम, इसी से समझ आएगा आपको कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे टूटेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे टूटेगा। ठीक है, मैं इसको एक बार वर्बली फिर से बताता हूं आपको। यहां पर कैसी बात हो रही है, देखो कि पांचों डी ऑर्बिटल्स क्या है, डीजेनरेट है, एनर्जी सेम है। लेकिन क्या है कि जब लाइगेंड्स अप्रोच कर रहा है, ठीक है, लाइगेंड्स अप्रोच कर रहा है तो लाइगेंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, नेगेटिव फील्ड। और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वो मेटल का ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। ऑल्दो अभी वो ऑर्बिटल्स डीजनरेट था, बट ऐसा सोच सकते हैं हम कि जब वो एक नेगेटिव फील्ड में आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहा है ऑर्बिटल, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना, ऐसे ही सोचना है कि कोई लॉ को तो वायलेट नहीं कर रहा है ना, कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसी चीजें वायलेट नहीं हो रही है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही सोचना है, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। अब देखो, अब मान लो कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब मान लो कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो जो लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं उनका एक डायरेक्शनल नेचर है, वो ऐसे एक्सिस के अलोंग आ रहे ना, एक्सिस के अलोंग आ रहे। तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि जब वो एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको एकदम हेड ऑन हेड अप्रोच मिल रहा है ना, ऐसा हेड ऑन हेड अप्रोच मिल रहा है। अभी रफली बता रहा हूं, बस थोड़ा रफली समझो, अभी आगे बहुत डिटेल में बताएंगे। तो जब एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं जिस डायरेक्शन से, तो अगर उस डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल्स इनकाउंटर होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़नी चाहिए। तो अगर उनकी ज्यादा बढ़ गई तो दूसरे की कंपैरेटिवली कम हो गई, तो वो डीजनरेसी क्या हो जाती है, वो डीजनरेसी टूट जाती है। वही बात लिखी हुई है, देखो वही बात लिखी हुई, ठीक है। तो कौन से फील्ड में मतलब फील्ड मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड, टेट्राहेड्रल फील्ड, कौन से फील्ड में कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी, किसकी कम होगी, वो बात हम अभी करेंगे, ठीक है। तो चलो यहां पर लिखते हैं डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं हम, स्प्लिटिंग की बात करेंगे। तो थोड़ा सा ऐसा कंसिडर करो आप एक क्यूब को, अब आप एक क्यूब कंसिडर करो, ठीक है। क्यूब कंसिडर करके क्या होगा सर, बिल्कुल बता रहे हैं क्या होगा। थोड़ा सा अभी फोकस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो चीजें बता रहे हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है शुरू में, बट अगर आप दिमाग लगा के थोड़ा सुनेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि बहुत ही क्लियर अंदाज में आपको बताया जाएगा सब। देखो ये क्यूब है अपने पास, हम इसमें 3 एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। अपना रेफरेंस सेट कर रहा हूं मैं, तो मेरा रेफरेंस है ये क्यूब का सेंटर इमेजिन करो, ठीक, क्यूब का सेंटर इमेजिन करो। ये लिया मैंने इधर एक्स एक्सिस, ये लिया मैंने वाई एक्सिस, और ये लिया मैंने जेड एक्सिस। ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब आप सुनिएगा बात,
जो डी ऑर्बिटल्स है, अब आप इमेजिन कर पा रहे हैं डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आप सोच पा रहे हैं कैसी रहेगी? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप सोच पा रहे हैं कैसी रहेगी? बिल्कुल सोच पा रहे हैं सर। कैसी रहेगी? देखो कुछ ऐसी रहेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी। देखो ये कुछ इस तरह से रहेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इजीली दिख रहा होगा ये x पॉजिटिव, यही x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, y नेगेटिव। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है? दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एंड ऑल्सो मैं दूसरे कलर से, थोड़े से डार्क कलर से डी जेड स्क्वायर शो कर देता हूं। यू कैन इजिली ऑब्जर्व डी जेड स्क्वायर ऑल्सो लाइक दिस। देखो एक बार में दो ऑर्बिटल इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, मैं दो अलग कलर से शो कर दे रहा हूं, आप दोनों को अलग अलग देखिएगा, ठीक है? आप दोनों को अलग अलग देखिएगा। शायद ये कलर दिख नहीं रहा है ठीक से, अब शायद थोड़ा दिख रहा हो, ठीक? ये डी जेड स्क्वायर भी दिख गया। ये हो गए आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स, ये हो गए एक्सियल ऑर्बिटल्स। और अभी जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है ना, जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है, जो कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ऐसे होते हैं, इसको आपको कैसे इमेजिन करना होगा मैं बता रहा हूं। इसको आपको कैसे इमेजिन करना होगा, सिंपली समझ में आ रहा होगा। मैं तीनों को तो नहीं बनाऊंगा, मैं एक प्लेन में बना दे रहा हूं, बाकी आप इमेजिन कर लीजिएगा। क्या आपको समझ आ रहा है? ये यहां पर आपका माइनस एक्स होगा और ये आपका माइनस वाई एक्सिस होगा। तो कुछ इस तरह से मैं अगर बनाऊं, कुछ इस तरह से अगर मैं बनाऊं, समथिंग लाइक दिस, ओके? सो दिस इज, ये मैंने एक्स वाई प्लेन में बनाया है, ये मैंने ऐसे एक्स वाई प्लेन में बनाया। क्या आपको समझ आ रहा है? ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल। इसी तरह से डी वाई जेड ऑर्बिटल भी आप बना सकते हो ऐसा, और एक्स जेड भी बना सकते हो। तो यहां पर आप थोड़े नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को इमेजिन करिए। नॉन एक्सियल तीनों बनाया जा सकता है, लाइक डी एक्स वाई मैंने बनाया है, डी वाई जेड और डी जेड एक्स को भी आप इसी फिगर को टेढ़ा करके सोच लेंगे तो समझ आ जाएगा। इसी फिगर को टेढ़ा करके सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, सिर्फ अभी दो ही फील्ड की बात करेंगे अभी मैं, एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड और एक टेट्राहेड्रल फील्ड। दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मैंने बताया, एक एक्सियल वाला एक ये वाला। अब आप सोचो, जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल फील्ड मतलब एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें लाइगेंड जो अप्रोच कर रहे हैं, वो जो लाइगेंड अप्रोच कर रहे हैं वो एक ऑक्टाहेड्रल तरफ से कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रली कर रहे हैं। तो देखो पहले क्या होगा बेटा, डी ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, पांचों डी ऑर्बिटल्स। अभी मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहा हूं, आप समझ लीजिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है? कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको, देख लीजिएगा, इतने क्लियर कट अंदाज में समझाऊंगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लोग इस थ्योरी को बहुत उड़ा उड़ा के बताते, क्योंकि उनको खुद भी नहीं समझ आती कि एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है ये थ्योरी। लेकिन अपन बहुत ही आराम से समझेंगे, एक एक बात को क्लियर करते हुए कि भाई बोलना क्या चाह रहा है। तो अभी डी के 5 ऑर्बिटल मैंने बनाए, अभी मैं इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहा हूं, बट आपको क्या मान के चलना है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, जो कि होगा भी ऑब्वियसली, डी के ऑर्बिटल्स है ये, इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, ठीक है? अच्छा, तो अभी ये डिजेनरेट है, ये आउट ऑफ लाइगेंड फील्ड है, ये आउट ऑफ लाइगेंड फील्ड है फिलहाल, अभी लाइगेंड का कोई भी अप्रोच नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि लाइगेंड्स आए, 6 लाइगेंड्स आए, ऑक्टाहेड्रल फील्ड क्रिएट करने वाले हैं, तो 6 लाइगेंड्स आ रहे हैं। अगर 6 लाइगेंड्स आ रहे हैं ना,
तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएंगे ये, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। अब इनकी देखो पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं पता, अगर हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये मान ले तो कंपैरेटिवली एनर्जी बढ़ जाएगी, ये बात तो पता है। ये बात तो पता है कि हाँ अगर इसको हम 0 मान ले तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या सबकी बढ़ेगी? हाँ, बीच में ऐसे लिखा होता है 1 2 3 4 5, ये सबकी एनर्जी बराबर बढ़ गई, सबकी एनर्जी बराबर बढ़ गई, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमेट्रिकल फील्ड। ओके, सिमेट्रिकल फील्ड में ये आ चुका है। क्या मतलब है सर इस सिमेट्रिकल फील्ड का? इसका मतलब ऐसा समझो आप कि अभी जो लाइगेंड है वो बहुत दूर है, लाइगेंड अप्रोच कर रहा है, सेंट्रल मेटल आयन है, डी ऑर्बिटल से, पांचों डिजेनरेट है, लाइगेंड दूर से आ रहा है, दूर से दूर से दूर से। जब लाइगेंड दूर है तो सभी को लाइगेंड का इफेक्ट, ध्यान से सुनना, सभी को लाइगेंड का इफेक्ट बराबर फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक्सियल वालों को ज्यादा या नॉन एक्सियल वालों को कम, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी लाइगेंड बहुत दूर है। तो हम इसको कहते हैं कि एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा कहा जाता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इसी वजह से सबकी एनर्जी बढ़ी है, ठीक ठाक बढ़ी है, सबकी बढ़ी है। अच्छा, लेकिन अब अगर वो एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड क्रिएट कर रहा है, मतलब अब वो पास आ चुका है, अब पास आ चुका है और ऑक्टाहेड्रली आके लग चुका है। देखो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बोल रहे, आयनिकली आया है लेकिन ऑक्टाहेड्रली आया है। अब आप बोलोगे सर ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, आयनिक बॉन्ड्स तो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। हाँ नॉन डायरेक्शनल होते हैं, वहां पे बॉन्ड्स का कोई शेप नहीं होता, बट ये थोड़ा फील्ड बोल के बोला जा रहा है इस थ्योरी में। इस थ्योरी में बोला जा रहा है फील्ड है कि वो आया है, आयोनिकली रहा है, बट एक डायरेक्शन से आ रहा है। आपको लग सकता है अरे यार ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, गलती है थ्योरी की है, ठीक है, थोड़ा सा ये गलती है, मैं मान सकता हूं कि आपको लग रहा होगा सर अभी तक तो आयनिक बॉन्ड्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं। हाँ लेकिन यहां पर आयनिक माना है और उसके बाद फिर फील्ड बोल के बता रहा है आपको कि एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आए हैं। ऐसे इमेजिन करो सेंट्रल मेटल आयन है और यहां पर लाइगेंड्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाकर लगे हुए हैं। लेकिन मैंने आपको ये बात पहले भी बताई हुई है कि हर इंटरेक्शन आयनिक ही होता है, हर इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होता है, कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है, बस इतनी सी बात। अगर ऐसे मैच्योर तरह से सोचोगे तो आपको इसमें गलती नहीं नजर आएगी। लेकिन अगर आप वो वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन देखोगे और फिर बोलोगे उटपटांग बातें, तो फिर आपको सभी गलत लगेगा। हर इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है बेटा, अब आप बताओ, सोचो, ये तुम्हारा सेंट्रल मेटल आयन रखा हुआ है, ये तुम्हारे उसके डी ऑर्बिटल्स है, चलो हम इन डी ऑर्बिटल्स को इमेजिन कर सकते हैं। तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि लाइगेंड्स जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आएंगे, अरे ऑक्टाहेड्रल में अप्रोच कैसे होता है? कैसे अप्रोच होता है ऑक्टाहेड्रल में? आप सभी को पता है कि ऑक्टाहेड्रल में जो लाइगेंड्स आएंगे वो तो एक्सिस के अलोंग ही आएंगे, 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। तो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही हमने ऐसे बनाया हुआ है कि ऑक्टाहेड्रल में जो लाइगेंड्स आएंगे वो एक्सिस के अलोंग आएंगे। तो जब वो एक्सिस के अलोंग आएंगे, जब वो एक्सिस के अलोंग आएंगे, देखो यहां पर भी बात हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चलती है, तो हमारा रेफरेंस फ्रेम ऐसा ही है। हमने जो ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन सोचा था, जैसे मैंने आपको बताया था D2sp3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया था, dx2y2 और dz2 ही पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही हमने ऐसा बनाया हुआ है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही हमने ऐसा बनाया हुआ है। तो ऑक्टाहेड्रल है तो और तो लाइगेंड जर से आएंगे। तो क्या आपको समझ आ रहा है किस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा? बताओ, इसका बढ़ेगा या इसका बढ़ेगा? जल्दी से बताओ, इसका बढ़ेगा या इसका बढ़ेगा? किसका एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा? किसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी?
क्लियर बात है? एक्सियल वाले की ज्यादा बढ़ेगी, बढ़ जाएगी एक्सियल वाले की ज्यादा, बिल्कुल एक्सियल वाले की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहां पर अब ये जो डिजेनरेट था ये डिजेनरेसी ब्रेक हो और ये दो लेवल्स में स्प्लिट हो जाएंगे, ये दो लेवल्स में स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है, ये दो लेवल्स में स्प्लिट हो जाएंगे और ये तुम्हारे हो गए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब इन दोनों में कौन सा क्या है वो नहीं पता, वो नहीं पता कौन सा क्या है, बट यहां पर ऐसा, इसको कहते हैं T2G, सॉरी इसको कहते हैं ईजी लेवल। ईजी लेवल क्या है? नाम है गिवन टू एक्सियल ऑर्बिटल के सेट को, इसको ईजी लेवल बोलते हैं, ठीक है। एंड यहां पर तीन है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, इनको कहते हैं T2G लेवल। ये डायग्राम बनाओ, मैं 2 मिनट में आया तो बनाओ, मैं आ रहा हूं, ये बनाओ पीछे वाला रेफरेंस बनाओ, तब तक मैं 1 मिनट में आया यार। ओके, क्योंकि अप्रोच देखो ना बेटा, रिपल्शन सोचो, रिपल्शन से सोचो, किस, देखो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन है, जिसकी रिपल्शन ज्यादा होगी, जिसको रिपल्शन ज्यादा फील होगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो यहां पर हेड ऑन अप्रोच हो रहा है तो इनको ज्यादा रिपल्शन फील होगा, जिसको ज्यादा रिपल्शन फील होता है उसकी एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, ऐसे सोचो। चलो ये तो स्प्लिटिंग सीख गए अपन, टेट्रा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग सीख गए। अभी यहां पर एक दो बातें और मैं ऐड करता हूं, फिर इस डायग्राम पे वापस आएंगे। ये जो स्प्लिट हुआ है बेटा, इनके बीच में एनर्जी गैप है और इस एनर्जी गैप को हम कहते हैं डेल्टा नॉट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा नॉट स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बहुत लोग इसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के साथ कंफ्यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं CFSE। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को भी CFSE बोल रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को भी CFSE बोल रहे हैं, दोनों को सेम ही समझ ले रहे हैं और थ्योरी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करने का, अभी इसको स्प्लिटिंग एनर्जी बोलो, मैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है वो बात करेंगे बाद में, अभी तो स्प्लिटिंग सीखे पहले। ये डेल्टा नॉट है, डिफरेंस डेल्टा नॉट है। अभी देखो ये जो
ये जो नॉर्मली स्फेरिकल सिमेट्री पे था इनका एनर्जी, अब ये बढ़ा है और ये कम हुआ है, ये बढ़ा है ये कम हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, अक्षित बता रहे हैं कैसे सोचना है। आप कह रहे हो कि नॉन एक्सियल वालों की भी एनर्जी बढ़नी चाहिए, नॉन एक्सियल वालों की भी एनर्जी बढ़नी चाहिए, ऑल्दो कम बढ़ेगा देन एक्सियल बिकॉज दे ऑल्सो एक्सपीरियंस रिपल्सन्स। ठीक है, मैं इसको आपको इस तरह से सोचने को बोलूंगा, देखो समझ में आएगा। यहां पर इन सबकी एनर्जी बराबर बढ़ी हुई थी, सबकी एनर्जी बराबर बढ़ी हुई थी, सबकी एनर्जी बढ़ी थी, बराबर बढ़ी हुई थी। अब देखो अभी ये स्प्लिट हुआ है और ये वाला जो गैप है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अभी समझ आएगा, बढ़िया से समझ आएगा। ये वाला जो गैप है और ये वाला जो गैप है, ये गैप का जो सम होगा वो डेल्टा नॉट ही होगा। ये एक्चुअली में जो बढ़ रहा है ये बढ़ता है 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। कितना बढ़ रहा है ये? 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, और ये कम हो रहा है -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। अभी ये नंबर याद रख लो फिलहाल, आगे चल के बताऊंगा ये नंबर कहां से आ रहा है। -0.4 डेल्टा नॉट एंड दिस इज +6 डेल्टा नॉट। तो इतनी एनर्जी इसकी कम हुई, इसकी इतनी एनर्जी बढ़ गई। सम अगर आप देखो तो डेल्टा नॉट ही है, सम डेल्टा नॉट ही है, एनर्जी कहीं से क्रिएट नहीं हुई है। यहां पर भी पांचों ऑर्बिटल्स को अगर आप देखो तो पांचों ऑर्बिटल्स कुछ काइंड ऑफ डेल्टा नॉट लेवल पे थे, और अभी भी वो डेल्टा नॉट अमाउंट ही स्प्लिट हुआ है। कुछ लोगों का बढ़ गया, कुछ लोगों का कम हो गया, कुछ लोगों का बढ़ गया, कुछ लोगों का कम हो गया, ये ऐसा स्प्लिट हुआ। अब आपको मैं ये बात समझाता हूं कि यार नॉन एक्सियल की तो भी बढ़नी चाहिए ना थोड़ी, जो आपका डाउट है उस पे आता हूं। अब आप थोड़ा ऐसे सोचो, यहां पर थोड़ा ऐसे सोचो कि ये लाइगेंड दूर दूर थे, लाइगेंड अभी काफी दूर है, ठीक है। हाँ, ये इस थ्योरी का ड्रॉबैक है कि पी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग वगैरह की ये बात ही नहीं कर रहा है, लॉजिकली होना चाहिए, ठीक है। सैम तुम जो बोल रहे हो लॉजिकली बिल्कुल होना चाहिए, ये मैं ड्रॉबैक में लिखाऊंगा कि दिस थ्योरी कंसिडर्स दी splitting of only d orbitals. This is the drawback of the theory. Okay? Because उससे फिर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, चीजें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होंगी, इसलिए उन्होंने बोला है इग्नोर मार। ऐसे सोचो आप कि जब ये पांचों ऐसे सेम एनर्जी पे थे और अब लाइगेंड आ रहा है, अब लाइगेंड आ रहा है, सबकी एनर्जी बराबर बढ़ी हुई थी, सबकी एनर्जी बराबर बढ़ी हुई थी। थोड़ा ऐसे सोचो, ऐसा लाइगेंड आ रहा है दूर से, ठीक है, एकदम आ रहा है मारने इनको, 5 d ऑर्बिटल से पांचों को मारने आ रहा है, और पांचों की बराबर बराबर एनर्जी बढ़ी है, ठीक है, पांचों की बराबर एनर्जी बढ़ी है। लेकिन सोचो जब लाइगेंड एकदम करीब आ गया, जब लाइगेंड एकदम करीब आ गया तब कंपैरेटिवली सोचना, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं हो सकती, कंपैरेटिवली सोचना, जब एकदम करीब आ गया लाइगेंड तो वो लाइगेंड 3 को नहीं मार रहा है, डायरेक्ट कितनों को मार रहा है वो। यहां पर क्या था, वो जो उसकी एनर्जी थी 10 यूनिट एनर्जी, सोच लो आप सोच लो 10 यूनिट एनर्जी पांचों में बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड थी। जो भी 10 यूनिट की एनर्जी बढ़ी या 20 यूनिट की बढ़ी, पांचों में बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड थी। लेकिन जब वो लाइगेंड बहुत करीब आ गया तो उसने बोला मैं 2 को ज्यादा मारूंगा। तो जब मैं 2 को ज्यादा मारूंगा तो कंपैरेटिवली जो 3 थे उनकी एनर्जी फालतू बढ़ी हुई थी, वो फालतू डर रहे थे, क्योंकि इस पॉइंट पे तो सबकी बराबर फटी पड़ी है कि लाइगेंड आ रहा है भाई, नहीं पता किसको कितना पड़ने वाला है, सबकी एनर्जी बढ़ गई। लेकिन जब लाइगेंड बहुत करीब आया तो ये 3 की एनर्जी कंपैरेटिवली कम हो गई, क्योंकि इनको डायरेक्ट मार नहीं पड़ी। तो यहां से कंपैरिजन करोगे तो 3 की एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी, यहां से नहीं देखने का,
ये इग्नोर कर दो, यहां से नहीं देखने का, यहां से देखने का। कंपैरेटिवली कम और 2 की एनर्जी कंपैरेटिवली बढ़ गई। क्या अभी समझ आया एनर्जी के टर्म्स में? लॉस नहीं हो रही एनर्जी, इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है, नेट एनर्जी अभी भी वही है। लाइगेंड के पास आ जाने से एनर्जी बढ़ घट नहीं रही है, हाँ स्प्लिट हो रही है, स्प्लिट हो रही है। बताएंगे? आ गया? बिल्कुल ठीक। चलो ये स्प्लिटिंग हमने देख लिया। अब बेटा थोड़ा सा देखते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड में कैसे स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, अभी ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात की, अब थोड़ी टेट्राहेड्रल फील्ड की बात करते हैं। स्प्लिटिंग कितनी होगी? तो स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड, और ये चैप्टर का पूछ रहे थे कि खत्म कब होगा, तो आज 9th लेक्चर है, मोस्ट प्रोबेबली 14 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 13 से 14 लेक्चर्स। ठीक है, 14 लेक्चर्स में, 14 मान के चलो आप, 14 लेक्चर्स में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 5 मोर लेक्चर्स विल बी देयर। छुट्टी नहीं होती तो मैं खत्म कर देता 15 तारीख तक की, बट 5 दिन 6 दिन छुट्टी हो गई, इस वजह से थोड़ा सा बढ़ गया। चलिए, तो टेट्राहेड्रल फील्ड की बात करेंगे। अब टेट्राहेड्रल फील्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है सॉलिड स्टेट्स, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है सॉलिड स्टेट्स, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है उसके हिसाब से समझा रहा हूं। ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो क्या आपने टेट्राहेड्रल वॉइड को पढ़ा है? टेट्राहेड्रल वॉइड ये कहां होता है मैं बता रहा हूं। अच्छा, जो बच्चे नहीं पढ़े परेशान नहीं होना कि अरे यार उसके बिना नहीं आएगा क्या समझ, बिल्कुल आ जाएगा उसके बिना समझ, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा बस। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है ना उनको बढ़िया फील आ जाएगा, तुरंत फील आ जाएगा। सॉलिड स्टेट में टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़े हो? कहां पर रहता है टेट्राहेड्रल वॉइड? तो अगर आपको याद होगा एक एफसीसी में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड बताना चाह रहे हो तो वो कहां होता है? जी हां, वो होता है हर एक बॉडी डायगोनल में होता है, हर एक बॉडी डायगोनल में होता है। सुनना मेरी बात, जब मैं ये क्यूब बनाता हूं, जब मैं ये क्यूब बनाता हूं और इस क्यूब में, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्यूब जो अपने पास है ना बेटा, ये देखो ये क्यूब अपने पास, ठीक है। अब अगर इस क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर की मैं बात करूं, एग्जैक्टली सेंटर की बात करूं और मैं 4 कॉर्नर्स से लाइन खींचता हूं, 4 कॉर्नर्स से मैं लाइन खींचता हूं, दीज आर द कॉर्नर्स, ये सामने वाला कॉर्नर, इधर ये पीछे वाला कॉर्नर, इधर ये पीछे वाला कॉर्नर और इधर ये सामने वाला कॉर्नर। क्या आपको बिल्कुल क्लियर कट ये चीज दिख रही है? ये जो 4 कॉर्नर्स है, ये जो 4 कॉर्नर्स है इनका सभी से डिस्टेंस सेम है, क्योंकि फेस डायगोनल्स पे रखा है मैंने इसको, ध्यान से देखो, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने किए इसका डिस्टेंस, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, पीछे पीछे है, फेस डायगोनल, सेम डिस्टेंस। कोई भी एक पॉइंट का तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, कोई भी एक पॉइंट का तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। ये कौन सा शेप होता है? बच्चा जानता है, ये टेट्राहेड्रल शेप होता है। टेट्राहेड्रल की खासियत ही यही है कि हर एक साइड एटम, हर एक एटम सभी से बराबर दूरी पे होता है। तो उसको मैं अगर क्यूब में रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं अगर उसे क्यूब में रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आपको ये बात समझ में आ गई हो, ठीक है।
तो बेटा टेट्राहेड्रल इस तरह से बन सकता है। तो देखो टेट्राहेड्रल कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है टेट्राहेड्रल, इस तरह से टेट्राहेड्रल बन रहा है। तो एक टेट्राहेड्रल को आपको ऐसे सोचना है, इस क्यूब को सोचना है और इस क्यूब से यहां से लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं ऐसे सोचना है, इधर से लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं ऐसे सोचना है। ligands are approaching like this, okay, ligands are approaching like this. So now ये ligand जो है ये क्या एक्सियल ऑर्बिटल्स को अप्रोच कर रहे हैं? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं, क्योंकि एक्सियल ऑर्बिटल्स तो एक्सिस पे बैठे हुए, एक्सियल ऑर्बिटल्स तो एक्सिस पे बैठे हुए। ये तो यहां से आ रहा है, ये जो चार आ रहे हैं ये हमारे इधर से आ रहे हैं, फेस डायगोनल पे बैठे हुए थे, ये फेस डायगोनल पे बैठे हुए थे। मैंने कुछ इस तरह से लिया हुआ है तो यहां भी वैसे ही ले रहा हूं, पीछे इधर, इधर भी, इधर पीछे, इधर सामने और इधर ये पीछे। पर इसको पीछे नहीं लेना होगा, इसको सामने लेंगे तब आएगा ना। तो देखो ऐसे कुछ अप्रोच कर रहे हैं, इधर से, इधर से, इधर से और ये इधर से, ये लाइगेंड्स ऐसे अप्रोच कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को डायरेक्ट अप्रोच नहीं मिल रहा है। तो सर क्या गारंटी है, सर क्या गारंटी है कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स इनको डायरेक्ट अप्रोच मिल रहा हो? क्या गारंटी है सर? तो देखो गारंटी तो नहीं है, बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मैं ये बता रहा हूं कि इनको एकदम एग्जैक्टली हेड ऑन नहीं मिलता, एग्जैक्टली ऐसा हेड ऑन टक्कर नहीं मिलता, बट कंपैरेटिवली दे फील मोर रिपल्शन, कंपैरेटिवली दे फील मोर रिपल्शन। ठीक है, लिखो इस बात को। अभी एंगल्स के थ्रू मैं बता देता हूं, बट ये आपको वहां डिराइव नहीं करना है मैथमेटिकली, आपको बहुत इजीली एंगल मेजर हो जाएगा, सिंपल सी ज्योमेट्री यूज करोगे तो आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूं कि क्या डिस्टेंस होता है अप्रोच का। आपको अप्रोच तो दिख रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे। तो अगर मैं बात करूं एंगल बिटवीन, लिख सकते हैं आप अगर एंगल भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सो द एंगल बिटवीन एन ईजी ऑर्बिटल, एक ईजी ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम एंड द लाइगेंड, ये जो एंगल होगा ईजी ऑर्बिटल, दिस द ईजी ऑर्बिटल। तो ये एंगल तो बिल्कुल समझ आ रहा है बेटा, ये वाला एंगल क्या एंगल है? ये टेट्राहेड्रल एंगल का आधा दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है टेट्राहेड्रल एंगल का आधा, ये इधर से अप्रोच कर रहा है लाइगेंड, दिस इज योर लाइगेंड एल, दिस इज योर ईजी ऑर्बिटल, this is your EG orbital and this is your central metal atom. So this angle is half of the tetrahedral angle. So this is around 109.5 का आधा, 54 degrees 44 minutes. ओके, ये एंगल होता है। बट यही चीज जब आप थोड़ा कैलकुलेट करेंगे बिटवीन दोस टू T2G ऑर्बिटल्स के बीच में, तो 35 डिग्री का एंगल आता है T2G ऑर्बिटल। ये ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है कि इम्पॉसिबल कैलकुलेशन है। आप इमेजिन कर लीजिए यहां पर T2G ऑर्बिटल कहीं होता है, तो वो जब आप एंगल देखेंगे तो दैट विल बी अराउंड 35 डिग्री 16 मिनट्स। दीज एंगल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। तो T2G ऑर्बिटल्स आर अप्रोच्ड बाय मच क्लोजर एक्सटेंट। तो भाई देखो, क्या सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी? हाँ, सिमेट्रिक फील्ड में तो सबकी बढ़ेगी, लेकिन जब लाइगेंड करीब आ जाएगा, लेकिन जब लाइगेंड करीब आ जाएगा, हाँ बिल्कुल 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 सही कर रहे हो। 90 माइनस सीधे इस एंगल को माइनस कर दोगे तो आपको T2G ऑर्बिटल्स का भी एंगल मिल जाएगा, विच इज 35 डिग्री। वही मैंने कहा, सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 35 डिग्री 16 मिनट्स के आसपास। ठीक है, तो क्या आपको समझ आ रहा है कि T2G ऑर्बिटल्स ज्यादा करीब से अप्रोच हो रहे हैं? और अगर ज्यादा करीब से अप्रोच हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि T2G ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, विल हैव
हाइयर एनर्जी, विल हैव हाइयर एनर्जी। ठीक है, अभी इस बात को थोड़ा सा ड्रॉ करके लिखते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड में। फिर अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सिमेट्रिकल फील्ड, 1 2 3 4 5। यहां पर आउट ऑफ फील्ड थे, ये कोई मतलब नहीं है इसका, ये सिमेट्रिकल फील्ड है। एंड आफ्टर दिस सिमेट्रिकल फील्ड वी हैव द स्प्लिटिंग। So now your EG orbitals will lie much below, यहाँ G नहीं लिखते, E लिखते हैं बस, वो जीरेड अनजीरेड वाली बात है, वो ऑर्बिटल्स का शेप है, वो आपको नहीं डिस्कस करना, बस E लिख लो। EG भी लिखोगे तो कोई खास गलती नहीं है, E लेवल लिख लो आप। ठीक है, टेट्राहेड्रल फील्ड में जीरेड नहीं होता, वो नहीं देखना है आपको, आप इग्नोर करो उस बात को। और यहाँ पर T2 लेवल लिख लो। ठीक है, जीरेड अनजीरेड डिफाइंड नहीं होता, T2 लिख लो, T2G भी लिख लो, कोई गलती नहीं है, लिख सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से ये इनकी एनर्जी बढ़ गई। अब इसमें कौन dxy है, कौन dyz है और कौन dzx है, वो नहीं पता। अगेन इनकी एनर्जी बढ़ी थी, इनकी एनर्जी बढ़ी थी, स्प्लिटिंग हुई है, और स्प्लिटिंग हुई है, दिस स्प्लिटिंग हैज डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगेन टी मतलब टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग हुई। अब इनकी एनर्जी बढ़ गई, इनकी एनर्जी कम हो गई, एक की एनर्जी बढ़ गई, एक की एनर्जी कम हो गई, बट जो सम है वो तो वही रहने वाला है। तो ये जो एनर्जी बढ़ती है, ये जो नंबर है दिस इज प्लस 0.4 डेल्टा टी, ये जो कम हुआ है माइनस 0.6 डेल्टा टी। आपको ये नंबर के पीछे का लॉजिक भी बताएंगे, अभी बस आप ये लिख लो। ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। अभी स्क्वायर प्लेनर पढ़ेंगे तब और मजा आएगा। ठीक, अभी देखो बस आपको पोस्टुलेट बता रहे हैं, अभी इसका यूज बताएंगे, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं इससे वो बताएंगे, फिर ये भी बताएंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो बातें करी थी हमने, क्या उसको हम इस थ्योरी से भी समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ सकते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट, यहां पर एक और मैं रिलेशन बताना चाहता हूं आपको बिटवीन डेल्टा नॉट एंड डेल्टा टी। इनके बीच में आपको मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन बताता हूं फिलहाल, बिटवीन डेल्टा नॉट एंड डेल्टा टी। तो लिखेंगे, देखो डेल्टा नॉट और डेल्टा टी की जब बात करी जाए तो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड है। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कितने लाइगेंड्स आ रहे हैं, कितने लाइगेंड्स आ रहे हैं? तो आंसर है 6 लाइगेंड्स आ रहे हैं। यहां पर कितने लाइगेंड्स आ रहे हैं? आंसर है 4 लाइगेंड्स आ रहे हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल फील्ड में 4 लाइगेंड्स आ रहे हैं। तो कौन है जो ज्यादा तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ज्यादा तगड़ी स्प्लिटिंग करेगा? कौन है जो ज्यादा तगड़ी स्प्लिटिंग करेगा? तो आंसर है, ठीक है, ये ज्यादा तगड़ी स्प्लिटिंग करेगा। ठीक है, ये ज्यादा तगड़ी स्प्लिटिंग करेगा। अब एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, थ्योरेटिकली उसको समझा भले दिया जाता है, बट पाया एक्सपेरिमेंटली गया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि डेल्टा नॉट और डेल्टा टी, तो जो डेल्टा टी है वो लगभग हाफ होता है, लगभग हाफ होता है, 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। इट इज ऑलमोस्ट हाफ, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ लाइगेंड्स ज्यादा है। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ लाइगेंड्स ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं कंपैरेटिवली यहां पर। और देखो यहां पर स्प्लिट भी ज्यादा हो रहा है, स्प्लिट भी ज्यादा हो रहा है, एनर्जी गैप ज्यादा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 6 लाइगेंड्स मिलकर ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये तो हमने पढ़ी अभी स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब अगली एक और स्प्लिटिंग अभी मैं लिखता हूं, वो है स्क्वायर प्लेनर।
ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। चलिए ये खुद से थोड़ा सोचिएगा, स्क्वायर प्लेनर में कैसे स्प्लिटिंग, स्क्वायर प्लेनर में कैसे स्प्लिटिंग होगी, ये सोचते हैं। स्क्वायर प्लेनर में कैसे स्प्लिटिंग होगी, ध्यान से सुनिएगा। अब स्क्वायर प्लेनर आपको याद है हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़ा है हमने, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़ा है, DsP2। और इसमें जो D यूज होता है ये कौन सा यूज होता है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, याद होगा आपको, dx²y², ये यूज होता है। तो इससे आपको ये समझना है कि जो स्क्वायर प्लेनर ये बन रहा है ये हमारे XY प्लेन में बन रहा है, ये बाय डिफॉल्ट आपको यही मानना, ठीक है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही ऐसा है। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमारा बन रहा है वो कौन से प्लेन पे बन रहा है, XY प्लेन पे बन रहा है। तो ये XY प्लेन पे बना स्क्वायर प्लेनर, XY प्लेन। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि किसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ऑर्डर बता सकते हैं क्या, एक बार खुद से पहले ट्राई करो। अब 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं और पांचों की एनर्जी पहले तो बराबर बढ़ी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद क्या होगा, तो अगली बात यही है, अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो एक बात तो समझ आ रही है कि लाइगेंड्स देखो इधर से अप्रोच कर रहे, इधर 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 और इधर, लाइगेंड्स इधर से अप्रोच कर रहे। तो सबसे पहले तो कौन सा ऑर्बिटल, और ये 90 डिग्री के एंगल्स है, स्क्वायर प्लेनर काइंड ऑफ ऑक्टाहेड्रल ही है, बट ऊपर वाले लाइगेंड्स शायद नहीं आ पाए होंगे, काइंड ऑफ ऑक्टाहेड्रल ही है बट ऊपर वाले लाइगेंड्स शायद नहीं आ पाए होंगे। इस थ्योरी में एक और बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है, उसको मैं इलैबोरेट करूंगा आगे। ये थ्योरी ऐसा कहती है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्टाहेड्रल बनना चाह रहे थे, बट इन लाइगेंड्स ने कुछ ज्यादा ही रिपल्सन फेस कर लिया तो वो आ ही नहीं पाए। बहुत सुंदर बात है ये। वो जो हमने वो कॉम्प्लेक्स पढ़ा था ना, CuNH3 होल 4 + 2, याद आ रहा है आपको, क्या पढ़ा था इसके बारे में, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ाया था, रिकॉर्डेड लेक्चर में शायद बताया होगा मैंने। ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को उठा के फेंक दे रहे थे हम बाहर, एक इलेक्ट्रॉन को हम उठा के बाहर फेंक दे रहे थे इसमें, और बोल रहे थे कि स्क्वायर प्लेनर है। तो अभी इस थ्योरी में ऐसी बात करेंगे हम आगे चल के, थोड़ा लॉजिकल भी लगेगा आपको। ये थ्योरी कहता है कि यार देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं, ऑक्टाहेड्रल बनना चाह रहा था, ये जो जेड वाला ऑर्बिटल है ना उसको काफी रिपल्सन मिल गया जेड वाले लाइगेंड्स को, तो बेचारा करीब आ ही नहीं पाया, करीब नहीं आ पाया, तो वो स्क्वायर प्लेनर बन के रहेगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, अच्छा सुंदर स्टेटमेंट है वो, अभी बात करेंगे, पहले स्प्लिटिंग की बात कर लो सिर्फ। तो सोचो कैसे स्प्लिट हुआ होगा। तो ठीक है, एक बात तो क्लियर है यार, ये जो dx²y² है इसकी एनर्जी तो काफी बढ़ गई होगी, बढ़ गई होगी, dx²y² की एनर्जी तो काफी बढ़ गई होगी, बिल्कुल काफी बढ़ गई होगी, dx²y² की एनर्जी काफी बढ़ गई होगी। तो शुरू में मैं थोड़ा सा इसको आपको ऑक्टाहेड्रल जैसे ही शो करता हूं, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि ऑक्टाहेड्रल बनना चाह रहा था, बट वो दो लाइगेंड्स नहीं आ पाए, वो दो लाइगेंड्स नहीं आ पाए, जिसकी वजह से चीजें थोड़ी सी चेंज हुई है। तो बहुत इजीली समझ आ रहा है आपको कि ये वाला प्लेन है, तो dx²y² की एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ेगी, dx²y² की एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, dx²y² की एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ेगी। बढ़ा देते हैं, क्या हो गया, dx²y² की एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ेगी।
अच्छा डी एक्स वाई की भी तो बढ़ेगी, क्योंकि यार वो भी बेचारा इसी प्लेन पे है, वो भी इसी प्लेन पे बैठा हुआ है ऐसे सोचो, वो भी तो इसी प्लेन पे बैठा हुआ है, उसके आजू बाजू से 4 लाइगेंड आ रहे हैं यार, मजाक नहीं है, 4 लाइगेंड आ रहे हैं उसके आजू बाजू से, उसी प्लेन पे है, जो जो उस प्लेन पे है उसको तो रिपल्शन काफी ज्यादा महसूस होगा ही होगा। तो डी एक्स वाई की एनर्जी भी काफी बढ़नी चाहिए, जी हाँ बढ़ जाती है, डी एक्स वाई की एनर्जी भी काफी बढ़ जाती है। अच्छा डी जेड स्क्वायर की क्या बात है, डी जेड स्क्वायर की क्या बात है, तो देखो डी जेड स्क्वायर की एनर्जी इतनी तो नहीं बढ़ेगी, ना ही इतनी बढ़ेगी, बट हाँ कंपैरेटिवली यहां पर रहती है उसकी एनर्जी, डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कंपैरेटिवली यहां पर रहती है, और जो बाकी के 2 बचे जेड वाले उनकी एनर्जी काफी नीचे हो जाती है, दैट इज डी एक्स जेड और डी वाई जेड। कभी कभी ऐसा भी होता है अभी फिलहाल आप इतना लिखिए पहले, फिर मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले आप इतना लिखिए कि हाँ ये एनर्जी बढ़ी, ये हुई ऐसे, और ये डी जेड स्क्वायर, क्योंकि आप अभी अभी जितना आप सोच पाएंगे ना उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसा बता दूं कि जेड स्क्वायर की एनर्जी ऐसे इसलिए बढ़ गई क्योंकि जेड स्क्वायर ना थोड़ा सा उसके पास वो स्फेरिकल रिंग है ना, तो वो तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फेस करेगा ही क्योंकि वो स्फेरिकल है, तो कंपैरेटिवली वो इन दोनों से थोड़ा सा ऊपर आएगा क्योंकि उसके पास एक स्फेरिकल रिंग है, तो कंपैरेटिवली थोड़ी सी रिपल्शन ज्यादा फेस कर रहा होगा एज कंपेयर टू दीज टू, बिकॉज ये प्लेन पे भी नहीं है, ये जेड प्लेन पे आ रहा है, एक्स जेड वाई जेड प्लेन पर आ रहा है, ये प्लेन भी अलग है, ये प्लेन भी अलग है, तो ये ऑर्डर होता है। तो जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हम स्प्लिटिंग करते हैं तो ये एनर्जी का ऑर्डर आ रहा है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी जेड स्क्वायर, एंड देन डी एक्स जेड इक्वल टू डी वाई जेड, सो दिस इज योर ऑर्डर। तो अभी फिलहाल आज की क्लास में हम सिर्फ स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं, काफी कुछ पढ़ लिया हमने, थ्योरी का बेसिस हमने पूरा पढ़ लिया है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज बाय टुमारो वी विल try to understand the predictions made by crystal field theory and how can we use this theory. We will study it in next class, that is by tomorrow. ठीक है, क्या अभी तक की बातें समझ आई क्या, एक बार बताओ। मैं इसलिए रिकॉर्डेड नहीं डाला इसको क्योंकि मैं चाहता था थोड़ा मैं इंटरेक्ट करके ये पढ़ाऊं, क्योंकि कहाँ डाउट आएगा क्या आएगा, भले आप 12-15 बच्चे ही रहते हो लाइव क्लासेस में, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऑलमोस्ट सभी बच्चे रिकॉर्डिंग ही प्रेफर करते हैं, बट अगर आपको डाउट आएगा तो उससे समझ आ जाता है कि हाँ और बच्चों को भी शायद यहाँ डाउट आए, तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है बताना, नहीं तो मैं रिकॉर्डेड ही दूं, कोई दिक्कत नहीं है रिकॉर्डेड देने में, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चे रिकॉर्डिंग ही देखते हैं। समझ आ गया ना, चलो ठीक है, ओके चलो बेटा, कल अब इसको हम पढ़ेंगे कि कैसे इसको यूज करें, ओके। नहीं समझ रहा हूं प्रणय, क्या पूछ रहे हो। नहीं थोड़ा हाँ भी एडवांस, मतलब ये थ्योरी के बारे में पूछ रहे हो क्या। अभी थ्योरी का बेसिस हमने दिया है, एडवांस यही है कि किसी बेसिस को ठीक से अपन समझ पाए आगे चल के कि यूज कैसे करना है, और कुछ इसमें एडवांस ऐसा अलग नहीं है, ठीक है। इसका सही से एप्लीकेशन कॉन्सेप्चुअली पढ़ना ही यही एडवांस है, ठीक है। कुछ खास और एडवांस बातें आएंगी नहीं, समझ में सब आएगा। हाँ कुछ जैसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वगैरह हम पढ़ेंगे, फिर वो जो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया, अच्छा चैप्टर में, हाँ अभी थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएंगे। ये देखो टॉपिक वाइज ऐसा कोई जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो एडवांस लेवल के लिए पढ़ रहे हो। अब कोई टॉपिक हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, किसी को आसान लगे, तो वो आपके लिए एडवांस लगेगा, आपको किसी को आसान लगेगा, वो तो कंपैरेटिव बात है।
हाँ, बट जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने जितना पढ़ा वो एडवांस के लिए इनफ है, बहुत इनफ है। सीएफटी जितना पढ़ना है एडवांस के लिए इनफ है, इनफ है। अब आगे जैसे डिस्टॉर्शंस पढ़ाऊंगा तो कुछ बच्चों को हो सकता है डिस्टॉर्शंस आसान लगे, कुछ बच्चों को हो सकता है लगे यार मुश्किल है, लेकिन है तो वो टफ टॉपिक। तो इस तरह से होता है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, अभी काफी इंटरेस्टिंग है आगे, ठीक है। आज तो बेसिस ही तैयार किया बस हमने। चलो ठीक है प्रणय, तुम अच्छा पढ़ रहे हो यार, ऐसे इंटरेस्ट लेके पढ़ो, अच्छा करोगे तुम, ठीक है। चलो गुड नाइट।